नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में भारत में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। ये वो सवाल होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन से सवाल है, कौन सी जगह हैं, उसकी शुरुआत सीधे हम अभ्यास प्रश्न से ही कर रहे हैं। और आपके सामने अभ्यास प्रश्न है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वो अभ्यास प्रश्न है जो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था। अब सवाल देखिए कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, उसके संदर्भ में हमें बताना है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ा है। दोनों बातें सही भी हो सकती हैं, दोनों बातें गलत भी हो सकती हैं। एक सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है। इसी प्रकार से चार विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ऐसी चार स्थितियां हैं, इनमें से एक सही है। कोई बताइए कौन सा है। चलिए नक्शे पे देख लेते हैं। अब भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है और ये कौन सा क्षेत्र है? ये ओडिशा का क्षेत्र है। देखिए ओडिशा का नक्शा है ये, और ओडिशा का नक्शा मतलब ये किधर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी होगी। अब यहाँ पे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में होते हैं। मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां तटों में रहते हैं, और ये झाड़ियों की तरह, बहुत वन की तरह बड़ी मात्रा में रहते हैं, और इसी वजह से इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। और ये तटों को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करते हैं। तो जहां पे मैंग्रोव वन है वहां के तट सुरक्षित है, वहां का पारिस्थितिकी तंत्र अलग प्रकार का होगा। खारे या अर्ध खारे प्रकार के क्षेत्र में यह मिलेंगे आमतौर पर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बात है, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, यह बात सही है। और यह कहां पे है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। यह बात भी सही है, सारी बात सही है। फिर दूसरे सवाल इस पे स्टेटमेंट पे आते हैं कि सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। क्या यह बात सही है? तो यह बात भी सही है कि सबसे बड़ा जो हम देखें मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है, जहां पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है भारत में, तो वो है पश्चिम बंगाल। अन्य भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। ओडिशा में हमने ये देखा तो सुंदरवन पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमने देखा कि ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो दोनों बातें सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन वाला, और ये दूसरा वाला ओडिशा में है। दोनों बातें सही हैं। अब सही जवाब क्या है? जब दोनों ही सही है तो हम बोल देंगे एक और दो दोनों, यानी कि सी सही जवाब हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर जानना है कि मैंग्रोव वन का विस्तार के बारे में आपको समझना है, कि अगर हम रिपोर्ट के आधार पर देखें, जो 21 वाली रिपोर्ट थी उसके आधार पर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। और सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार। तो ये स्थिति उसकी दिखाई देती है। चलिए उसके बाद अभी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कहां पे है? बंगाल में ही। इसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है। अब उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप सभी विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में ये चीज बड़ी रहती है कि जो वो पढ़ें वो सर्वश्रेष्ठ टीचर से पढ़ें, जो उनके पास मटेरियल हो वो उत्तम क्वालिटी का हो, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मटेरियल भी हो, और साथ में उन्हें गाइडेंस भी मिले तो वो सबसे बेहतरीन मिले, और साथ में जो पढ़ना उनके लिए हो आसान हो, यानी कि प्रक्रिया भी आसान हो। यानी कि अगर वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी वक्त कर सकें। क्लास के आने का इंतजार ना करें। एक साथ ज्यादा क्लासेस देखनी है, आज समय है तो 2-3 क्लास, 4 क्लास देख लिए, अगले दिन एक ही देखे, या जब समय मिला उस हिसाब से क्लास कर लिए। तो सभी क्लासेस उन्हें एक साथ मिल जाएंगी, ऐसी सुविधा उन्हें दी जा रही है। और समग्र रूप से अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस की मिलाकर के तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक से एडवांस तक तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो आईएसजीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है वो सबसे बेहतर है। दृष्टि लर्निंग ऐप में अवेलेबल है ये, और दृष्टि लर्निंग ऐप में यह जो कोर्स अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। जिसका आप फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। अब बात है कि इसमें क्या मिलेगा? सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मिलेंगे, और 3 साल तक आप क्लास को असीमित बार देख सकते हैं, यानी कई बार रिवीजन कर सकते हैं। और बात करें आपके मन में कोई भी सवाल है तो उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। उसके लिए एक नंबर है, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर आप मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो 12 मार्च तक यह 60% कम कीमत पर है, यानी कि इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो नंबर ये है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा 8750187501। ये वो नंबर है। मन में कोई संशय है तो वो आप दूर कर लीजिए।
या फिर आप चाहते हैं जल्दी से इसका लाभ उठाना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, सीधे क्लिक कीजिए, आप सुनिश्चित कर सकेंगे अपना डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घड़ियाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की 80% से अधिक घड़ियाल आबादी ओडिशा में पाई जाती है। इसे एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर घड़ियाल मृत जानवरों को खाकर नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, 2 या 3? चलिए देखते हैं। भारत की 80% से अधिक घड़ियाल आबादी क्या बोल रहा है? ओडिशा में, लेकिन ओडिशा में नहीं पाई जाती, एमपी में पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया तथ्यात्मक रूप से। फिर इसे एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में आईयूसीएन में वर्गीकृत किया गया है, संकटग्रस्त में नहीं है। तो ये जो है घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, वो अलग है, ये अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर घड़ियाल मृत जानवरों को खाकर नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बात सही है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है कि मृत जानवर जो हैं उनका भी सफाया होता रहे। तो स्थल क्षेत्र में तो गिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जल क्षेत्र में हम देखें तो घड़ियाल वो काम कर रहे हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विघटन हो जाता है मृत जानवरों का, तो वो आवश्यक है उनका होना। तो इससे क्या हुआ कि हम देखें 2 स्टेटमेंट तो गलत हैं, लेकिन तीसरा वाला जो है वो सही है। तो केवल एक कथन सही है इसमें से, वो है ए यानी कि केवल एक। ठीक है, आगे देखें। दीवार द्वीप जो हाल ही में पहले प्राचीन सिले हुए जहाज के लॉन्च होने के कारण चर्चा में था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। देखिए, प्राचीन काल में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी नावों को या जहाजों को हम एक तरह से कह सकते हैं बनाया जाता था बहुत पहले, तो उसमें बहुत ही सामान्य प्रक्रिया होती थी। कोई विशाल मशीनरी का इस्तेमाल होता नहीं था, हाथों से ही सब कुछ तैयार होता था। हाथ से सिल के बनाते थे बहुत सारे उसके पार्ट को। तो उसी प्रकार से बनाने का एक प्रयास हुआ, और वो जो प्रयास हुआ तो वो कहां पे, किस जगह पर उतारा गया या किस क्षेत्र में हुआ, तो वो क्षेत्र कौन सा है? वो है गोवा का। पश्चिम भारत में हमें वो जाना होगा उसके लिए। तो पश्चिम भारत में अगर आप देखें तो ये घड़ियाल के बारे में जानकारी आ गई है, वो हम अलग से देख लेंगे। अभी के लिए आप देखिए तो गोवा का क्षेत्र है, और गोवा का क्षेत्र जो है वहां पर, इस जगह पर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वही है जिस आइलैंड की बात हो रही है। क्या है? दीवार द्वीप। ये है किसका? गोवा के समीप है, गोवा से लगा हुआ है, और ये है वो क्षेत्र। ठीक है, तो आप देखें ये गोवा वाला क्षेत्र है, और यहां पर अलग से वो निकला हुआ है दीवार द्वीप। ठीक है, तो ये बात तो तय हो गई। वो अभी बना करके उसी तरीके से जैसे प्राचीन काल में बनाया जाता था वैसे बनाने का प्रयास हुआ है हाल ही में, उसी प्रकार से सिलकर जहाज को तैयार किया गया है। तो ठीक है, जवाब आपको मिल गया है। घड़ियाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ये बता दिया, क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी नदी मुख्य रूप से यहाँ पे। देशों की बात करें, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन देशों में पाए जाते हैं। गंगा की उपनदियों में पाए जाते हैं। तो इनकी जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो बता दी गई है। कहाँ कहाँ देश में पाई जाती है वो बता दी गई है। आईयूसीएन में देखिए संकटापन्न प्रजाति, इसी को हमने क्या बोला था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला था। चलिए ठीक है, ये जानकारी आपके काम तो आ ही गई है। अब आगे देखिए ये सवाल, टी हॉर्स रोड जो हाल ही में अखबारों में था या खबरों में था, ऐतिहासिक रूप से कितने देशों से जुड़ा हुआ है? भारत म्यांमार, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान और भारत भूटान। अगर हम तिब्बत को भी शामिल कर लें तो फिर वो 3-3 ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में जो सही जवाब है वो है भारत चीन, क्योंकि टी हॉर्स रोड ये चीन वाला एरिया है। चीन के अलग अलग क्षेत्रों से एक रास्ता आगे तैयार होता है, और आगे वह हिमालय के दर्रों से होते हुए कोलकाता तक जाता है, जिसको हम टी हॉर्स रोड कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में कवर भी किया हुआ था, तो जो विद्यार्थी दोनों प्रोग्राम देखते हैं उनको पता चल गया होगा कि हाँ ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके, तो आपको इसका जवाब भी पता होगा। तो टी हॉर्स क्यों पड़ा? क्योंकि टी और हॉर्स का ही ट्रेड इस रूट पे होता था, इसी वजह से टी हॉर्स रोड इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो जवाब तो मैंने आपको बता दिया है, और पिछला सेशन जिसने देखा होगा उसको पता चल भी गया होगा। अब आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा उमरंगसो कोयला भंडार कहाँ स्थित है? मेघालय, असम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नाम क्या है? उमरंगसो कोयला भंडार कहाँ स्थित है ये बताना है। उमरंगसो कहाँ पे है? यहाँ पे कुछ लोग अभी फंस गए थे, इस वजह से खबर काफी चर्चा में थी। ये भारत के असम क्षेत्र में है। उमरंगसो कोयला भंडार
असम में दीमा हसाओ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट में। अब कोयला भंडार की जब बात हुई है तो कहां कहां पे मुख्य रूप से, उत्तर में देखिए तो यहाँ जम्मू में दिखेगा, राजस्थान में दिखेगा, गुजरात में दिखेगा, थोड़ा तमिलनाडु में दिखेगा, और ये खास बेल्ट है जहां पे आपको दिखाई देता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये क्षेत्र है जहां पे हमें दिखाई देता है बड़े मात्रा में। इसके अलावा ये असम वाला क्षेत्र भी है, मेघालय वाला क्षेत्र भी है जहां पे हमें दिखाई देता है मुख्य रूप से। तो असम की बात अभी हो रही थी, लेकिन कहां कहां पे है वो आपको पता चल गया। जवाब मिल चुका है आपको। अगले सवाल पे आ जाइए। हाल ही में खबरों में रहा झूमर नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए भील जनजाति से, बी मैतेई जनजाति से, सी असम की चाय जनजातियां, और डी विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय से। सही जवाब क्या है? सही जवाब है झूमर नृत्य का संबंध असम की चाय जनजाति से है। चाय जनजातियां है ना, तो एक संबंधित कई जनजातियां हैं, उसको हमने कह दिया चाय जनजातियां। अब यहाँ पे ये चर्चा में क्या है झूमर नृत्य, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का भी इस तरफ जाना हुआ था और ये भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये संबंधित है कहां से झूमर नृत्य? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इसका संबंध कहां से है, असम से है। तो इसका आपको पता रहे, क्योंकि असम की चाय जनजाति ही कह दिया तो राज्य आपको वहां पता चल गया। ठीक है, अब इस झूमर नृत्य के साथ साथ अब कई नृत्य की जब बात है तो क्लासिकल नृत्य की बात कर लेते हैं। तो क्लासिकल नृत्य के जो 8 फॉर्म हैं वो अलग अलग क्षेत्रों, जैसे सत्रिया कहां पे है, असम का ही है, फिर मणिपुरी मणिपुर का है, फिर ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ठीक है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, उत्तर प्रदेश का कथक है। ये साधारण सी बात है, लेकिन एक रिवीजन तो बनता है। अब चलिए देखिए, पवित्र ग्रोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पवित्र ग्रोव, आपको लग रहा होगा ग्रोव क्या है? जो पवित्र वन है, हम उसको ये भी शब्द का इस्तेमाल कहीं कहीं पे देखने को पा सकते हैं, पवित्र वन। ये कहां से आ गया? ये यहां से आ गया कि जो ऐसे स्थान होते हैं, ऐसा वन क्षेत्र का होता है जहां पे उसे एक धार्मिक विश्वास के साथ जनजाति समूह देखते हैं और उसका नुकसान नहीं करते हैं और उसको बचा कर रखते हैं, क्योंकि उनकी आस्था उससे जुड़ चुकी होती है और सामाजिक रूप से भी उनका ताना बाना उससे ही जुड़ा रहता है। तो ऐसी क्षेत्र को हम पवित्र ग्रोव या पवित्र वन कहते हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। वे सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित कुंवारी वनों के क्षेत्र हैं। फिर वे विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए शरणस्थली के रूप में काम करते हैं और स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। फिर तीसरा है, वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में प्रमुख है। आपको कूट का प्रयोग करके बताना है कि सॉरी कूट नहीं, कथन है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं। अब देखिए ध्यान से, पहली वाली बात मैंने आपको याद करी, पहले ही बता दी थी। तो आमतौर पर ये वाली बात जो है वो सीधे सीधे सही हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरे में देखिए, जब किसी ऐसे वन क्षेत्र को जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो वहां पे विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए शरणस्थली का काम वो करेगा कि नहीं करेगा? और जब वह इतना समृद्ध होगा तो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाने में मदद करेगा ही। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है कि यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंडों में प्रमुख हैं। क्या ये बात सही है? तो चलिए देख लेते हैं। कई राज्यों में ये देखने को मिलेगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो इसे देव वन के नाम से कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो अलग अलग नाम से। इसका राजस्थान में अलग ओरांस नाम से, खिजरी नाम से, महाराष्ट्र में देवराइस नाम से है, कर्नाटक में भी है देवरा कादू के नाम से है, केरल में भी काबूस के नाम से है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हम इस प्रकार के क्षेत्र को जानते हैं जिसके बारे में बात चल रही है। तो जिन राज्यों की बात हो रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, इन सारे क्षेत्रों में मिलता है। ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है। ये जवाब सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, पहला सही है। जब तीनों सही है तो हम क्या कहेंगे? तभी 3 सही है। चलिए अब उसके बाद विश्वामित्री नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, गुजरात में पावागढ़ पहाड़ियों पूर्वी घाट का हिस्सा से निकलती है। दूसरा, इसके किनारों पर 1000 ईसा पूर्व की प्राचीन बस्तियां थी, जिनमें अंगोटक्का या अब अकोटा भी शामिल है, जो गुप्त और वल्लभी शासन के दौरान विकसित हुई थी। अब देखिए पहला वाला, यह गुजरात में पावागढ़ पहाड़ियों से निकलती है, पूर्वी घाट का हिस्सा लेकिन लिख दिया है।
गुजरात में पावागढ़ पहाड़ियों से निकलती तो है, ये बात सही है, लेकिन पूर्वी घाट कहाँ है? ये तो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया यहीं से। फिर उसके बाद इसके किनारों पर 1000 ईसा पूर्व की प्राचीन बस्तियां थी, जिनमें अंकोटक्का या अकोटा भी शामिल है, जो गुप्त और वल्लभी शासन के दौरान विकसित हुई। तो ये प्राचीन बस्तियों वाला जो क्षेत्र है इस विश्वामित्री नदी में गुजरात के क्षेत्र के पास में, वो ये वाला है। हालांकि ये अंग्रेजों के जमाने में बसा है, पर यहाँ पे वो जो बस्ती की बात हो रही है उसकी बात हो रही है इस क्षेत्र की। तो ये विश्वामित्री नदी है, इसी के पास का क्षेत्र है और यह गुजरात का ही क्षेत्र है। तो ये बात जो है, ये पूरी की पूरी जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही है, ठीक है, ये तथ्यात्मक जानकारी तो सही है, लेकिन ये तथ्य जो है यहीं पे गलत हो गया है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे केवल दो सही, बी सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे जो मुख्य बातें जानना है, बड़ौदा जो विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है, कहा जाता है इसका नाम क्या था? महान संत विश्वामित्र से लिया गया है। फिर 9वीं शताब्दी में वर्तमान में अकोटा को अंकोटका के नाम से जाना जाता था, जो एक छोटा सा गांव था और किससे संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित था। 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ अंकोटा कांस्य चित्र अभी भी बड़ौदा म्यूजियम में, वहां जो क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। तो वास्तुकला के अवशेष भी बड़ौदा को इस समय तक वापस स्थापित करते हैं कि उसका अस्तित्व आज तक मतलब बना रहा है एक तरह से। फिर उसके बाद देखिए, प्रारंभिक व्यापारियों ने 812 ईस्वी में प्रवेश किया। साम्राज्यिक बड़ौदा प्रांत को मुख्य रूप से हिंदू राजाओं द्वारा 1297 तक शासित किया गया। जानकारी बहुत सारी है, समृद्ध है। चालुक्य वंश ने गुप्त साम्राज्य की तीव्र संघर्ष के बाद जीता, ठीक है। उसके बाद सोलंकी राजपूतों द्वारा कब्जा किया गया। फिर उसके बाद देखिए, भारत में मुस्लिम शासन फैला और बागडोर सुल्तान तक यहां तक पहुंची। सुल्तान ने यहां तक शासन किया, जो दिल्ली का सुल्तान था। फिर मुगल सम्राटों द्वारा यहाँ पे उस शासन को आसानी से उखाड़ा नहीं गया था, ठीक है, तो वो काफी संघर्ष रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें तो समय के दौरान मराठा गायकवाड़ ने साम्राज्य में प्रवेश किया और क्षेत्रीय शासन की प्रतिष्ठा स्थापित की। तो हम इस क्षेत्र में देखें तो एक इतिहास इसका समृद्ध है, जिसकी जानकारी मौजूद है। इसी वजह से इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह जो है, इसके किनारों पर जो प्राचीन बस्तियां थी, जिनमें अब अकोटा जो है भी शामिल है, मतलब वो क्षेत्र अभी है जिसको हम जानते हैं, उसका इतिहास हम जानते हैं, जो समृद्ध है। तथ्यात्मक जानकारी ये सारी की सारी सही है। तो हमने जवाब तो बता दिया था, लेकिन कुछ जानकारियां जो आपको देखनी थी। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि केदारनाथ रोपवे परियोजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया जाएगा। और दूसरा है, यह 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो एक बार ध्यान से देखिए, केदारनाथ रोपवे के बारे में जानने का प्रयास कीजिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है और हमारी मुलाकात आगे भी हो सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।